हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के लिए होने वाली है। और आज की क्लास में हम यहां पर दो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जो कि जीके के सेक्शन के होंगे। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में जीके के 20 प्रश्न आने वाले हैं और जो हम आज पेपर आपका टेस्ट लगाने वाले हैं ये आपका 1 फरवरी 2023 को 5:15 बजे वाली शिफ्ट में हुआ है और दूसरा पेपर 2 फरवरी 2023 को 11:15 बजे सुबह वाली शिफ्ट में हुआ है। ठीक है ना। दो पेपर के हम जीके और जीएस डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि एक पेपर में केवल 20 ही प्रश्न बनते हैं साहब, उसमें से 2 या 3 प्रश्न करंट अफेयर के निकल जाते हैं, तो 15-16 प्रश्न करवाने तो यहाँ पे नहीं आए हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम पूरे 40 प्रश्न डिस्कस करेंगे और बीच में जो प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए थे ना, मैंने करंट अफेयर टाइप नहीं किया है, बस मैंने लिख दिया है कि ये वाला प्रश्न करंट अफेयर्स का था। यानी कि टोटल आपके 40 प्रश्न डिस्कस होने वाले हैं। इसमें से हमारे 3 से 4 प्रश्न करंट अफेयर के भी रहेंगे, दोनों पेपर के मिला के। आप इन 40 में से कम 30 प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश करना। ठीक है। अगर आप इतने जवाब दे देते हो तो आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो आपके पास वैसे भी बहुत टाइम है, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास 6 महीने हैं। हम प्रीवियस ईयर कंप्लीट करके टॉपिक वाइज क्लास भी स्टार्ट करेंगे। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश में शुरू हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। एग्जाम में प्रश्न सीधा आता है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रिलेट करके 2 से 3 प्रश्न बना लिया करो। अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि रणजी ट्रॉफी जो कि 2022 और 23 में हुई है दिसंबर में, इसका विनर कौन है? पूछ सकता है भाई। तो इसका विनर ध्यान रखिएगा, सौराष्ट्र ने जीती है रणजी ट्रॉफी 2022-23। ठीक है। रनर अप था वो बंगाल था। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1934-35 में हुई थी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम भारत की ग्रामीण आबादी के डैश को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। अभी मैंने एसएससी जीडी का ही पेपर सोल्व कराया था, सबसे पहले दिन वाला पेपर देखिएगा। उसमें पहला ही प्रश्न था, राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत कब हुई, की स्थापना कब हुई? 2013 में। यह क्वेश्चन अभी मैंने पहला ही पेपर एसएससी जीडी का सोल्व करवाया है, उसके अंदर पूछा गया है। ठीक है। इसमें पूछा है जो ग्रामीण आबादी के लोग हैं, इसके तहत सब्सिडी कितने % लोगों को मिलती है? तो यहाँ पे 75%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राधा श्रीधर ने 2018 में डैश में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। अब मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर किसी भी कलाकार को, अब जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें देखिएगा, किसी भी कलाकार को कोई मेडल मिलता है, पुरस्कार मिलता है, या किसी बड़े कलाकार की मृत्यु होती है तो उनसे प्रश्न बन जाता है एग्जाम में। अब ये 2018 में कलाकार पुरस्कार मिला था इनको, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इनकी मृत्यु भी हो गई है, तो इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था आपसे 2023 वाले एग्जाम में। यहाँ पे भरतनाट्यम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्या पता आपसे अगली बार पूछ ले कि राधा श्रीधर कौन सा नृत्य करते थे, तो भरतनाट्यम आंसर करिएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए। किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी? और ये वर्तमान में भी हैं। 9 नवंबर 1922 में आई थिंक शपथ ली है इन्होंने, 9 नवंबर 2022 में। ठीक है ना। 2022 में इन्होंने शपथ ली है। उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, और ये वर्तमान में भी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वर्तमान में भी यही भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 5 नंबर देखिए। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार डैश को दिया जाता है। सबसे आसान है भाई ये प्रश्न, गलती मत करना इसमें, एक बार जल्दी से आंसर कर दीजिए। किसको मिलता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। शुरुआत कब हुई? करिए जी आंसर। क्या आंसर देंगे आप सभी? देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार टीम के कोच को मिलता है, यानी कि टीम के प्रशिक्षक को दिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। इसकी शुरुआत 1985 में हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है जी। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड लेवल है। ठीक है ना। शायद 90% को ये क्वेश्चन ना भी आए, तुक्का लगा के भले ही सही कर दो।
शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है वह डैश के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। अगर हम इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना कि बच्चों को शारीरिक दंड देता है तो वह किसके अंतर्गत उत्तरदायी होगा भाई? तो किशोर न्याय अधिनियम ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का तो कोई रोला नहीं है, हिंदू दूतक अधिनियम का भी कोई संबंध नहीं है, भारतीय अधिवक्ता अधिनियम का भी इसमें कोई संबंध नहीं है। प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न की गंभीरता को समझेंगे तो आंसर आप कर देंगे फिर। ठीक है, सारे प्रश्न आपको आते हुए नहीं आएंगे, कुछ प्रश्न एलिमिनेशन से भी करने होंगे हल्का सा कॉमन सेंस यूज करके। उसके बाद भी प्रश्न नहीं बन रहा है, आपसे डाउट में है तो छोड़ देना है प्रश्न को, रिस्क नहीं लेना है। 0.5 नेगेटिव है आपके एग्जाम में। नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? अब मेरे ख्याल से ये तो गलत नहीं करोगे, ये तो शायद सभी कर लेंगे, है ना। 10वीं अनुसूची आपको बताया है दल बदल कानून। कौन सा कानून? दल बदल कानून। संशोधन भी पूछता है, 52वां संविधान संशोधन 1985, राइट। इसके अलावा 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था 1992। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पश्चिमी समशीतोष्ण के कारण सर्दियों के महीने में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। यह प्रश्न बोटनी विज्ञान से है, थोड़ा सा डीप है तो शायद आपको ना आए। ये प्रश्न ऑनेस्टली मैंने भी पहली बार पढ़ा है। रबी की फसल खरीफ की फसल से मैंने डीपली प्रश्न पढ़े हैं, पर यह प्रश्न पहली बार पढ़ा है। यहाँ पे वर्षन आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, प्रिसिपेशन। क्या सभी ने ऑप्शन डी को दिया है? मैच करिएगा। निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? ये प्रश्न रिपीट होने वाला है, नया है और इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न देखो प्रीवियस ईयर तो भाई आपको रटा होना चाहिए। सोचो अगर प्रीवियस ईयर में सिर्फ 5 क्वेश्चन भी बन गए प्रीवियस ईयर से तो कितनी बड़ी है 5 नंबर। आपको पता है ना 5 नंबर बहुत होते हैं, 5 क्वेश्चन। बाकी तो भाई 5 से तो 3-4 करंट अफेयर आएंगे और बाकी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। पर प्रीवियस ईयर कर दो, 5-6 क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो बहुत है भाई। कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? निक्षालन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबों पर डेटा एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? गरीबों पर डेटा एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। करिए आंसर, क्या आंसर देंगे इसका? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। देखो जो यहाँ पे ऑप्शन ए को बता रहे हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, उनका करेक्ट है। इसमें 2 प्रश्न ध्यान रखिएगा। एक तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1950 में। आपसे अगली बार क्या पता पूछ ले किसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है, तो भारतीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, सांख्यिकी संस्थान के द्वारा। ठीक है, भारतीय की जगह राष्ट्रीय कर लीजिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना 1950 में की गई। नीति आयोग आपको पता है 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई है। अगला प्रश्न देखिए, सितंबर 1948 में भारतीय सेवा ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? यह प्रश्न कोई बहुत डेंजर नहीं है, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आराम से कर पाएंगे। यह प्रश्न करवाया हुआ है और आपको आना भी चाहिए भाई, ठीक है। यह प्रश्न आपको आना भी चाहिए। हुआ नहीं आंसर? देखो एक चीज समझो, आपसे पूछेगा किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चला था 1948 में, ठीक है ना। अगली बार उल्टा भी प्रश्न पूछ सकता है। ऑपरेशन पोलो 1948 में भारत जो हैदराबाद है ना, हैदराबाद पर निजाम का कब्जा था। हैदराबाद के निजाम आपने पढ़ा होगा शायद, उनसे उनके पद को छीनकर इन्होंने हैदराबाद को भारत के अधीन कर लिया था, ठीक है ना।
तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद के निजाम से हैदराबाद को आजाद कराने के लिए और भारत में जो है स्थापित करने के लिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मैच कर लीजिएगा। कब चलाया गया था? 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? देखो, चंद्रगुप्त तो जैन धर्म में विश्वास रखते थे, इन्होंने अंतिम दिन कहां बिताए थे? श्रवणबेलगोला में। बिंदुसार अशोक जो है ये बौद्ध धर्म के हैं, पर यहाँ पे जो धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था वो बनाया था सम्राट अशोक ने। करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सम्राट अशोक से क्या प्रश्न बनता है? श्रीनगर की स्थापना किसने की? पूछ लेगा, श्रीनगर की स्थापना किसने की है? तो सम्राट अशोक ने। इसके अलावा अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया है। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। सिंपल प्रश्न है, बस एसएससी में यही है कि बिल्कुल सीधे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं, कुछ ना कुछ एडिशनल ऐड करके प्रश्न की लेंथ को लंबा किया जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो सके। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम रिलैक्स होकर प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न कर पाएंगे, यकीन मानिएगा। यहाँ पे अम्मीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। हाइग्रोमीटर क्या होता है? सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं, सापेक्ष आर्द्रता, जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बोला जाता है। किस पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं? अगर इस प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ लोगे ना, भले ही ये प्रश्न आपने कभी ना पढ़ा हो, सारे पढ़े हुए प्रश्न नहीं आएंगे, कुछ प्रश्न आपको अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से भी करने पड़ेंगे, थोड़ा सा माइंडसेट लगाना पड़ेगा। देखो, जो शुष्क भूमि होगा वहां पे वर्षा नहीं होगी, वर्षा वंचित क्षेत्र को कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न नहीं है, ये मई 2022 का करंट अफेयर पूछा गया था तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 मार्च 1950 को, क्या है भाई, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में किया गया। सिंपल है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे। सबसे लंबा कार्यकाल अभी जवाहरलाल नेहरू जी का है, यानी कि 1950 में तो यही रहे होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पहली पंचवर्षीय पहली योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, इनकी अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। अब योजना आयोग बंद हो चुका है, अब नीति आयोग आया है 1 जनवरी 2015 से। अगला प्रश्न देखिएगा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होती है? सिंपल है जी, इसको गलत मत करिएगा, आंसर सभी का बिल्कुल सही चाहिए। अनुच्छेद पता होना चाहिए, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 18 नंबर, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है, जो सीधे उपभोक्ता को नहीं बेची जाती, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किस के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं? जो वस्तुएं हैं जो किसी उपभोक्ता को नहीं बेची जाती, वो कौन सी वस्तुएं होती हैं ये बताना है। जैसे आपको दे रखा है रक्षा सामान या सड़कें, ये आपको पता है एक तरह से सार्वजनिक संपत्ति है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सार्वजनिक वस्तुएं हैं जो डायरेक्ट उपभोक्ता को नहीं बेची जाती। मैच करते जाइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा सा समय दीजिए। लीजिए, ये प्रश्न भाई, ये मैं हार्ड लेवल बोलूंगा कि ये लेवल टफ है। प्रश्न क्या है, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? ये बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। ये तो सबने पढ़ा था भाई। अब कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं, एक बार इसका आंसर कर दो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर देंगे सभी? करिए जी आंसर फटाफट से।
टोटल 3 तरह के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है, पता होने चाहिए आपको। बोगाली, बोगाली बिहू है, एक है आपका माघ बिहू और एक है आपका बोहाग बिहू, ठीक है ना। इनके पीछे बिहू लगा लीजिएगा। अगली बार कभी प्रश्न आए ना, इनमें से कौन सा बिहू उत्सव का भाग नहीं है, ये 3 ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चौथा ऑप्शन आपको कुछ भी और बना के दे सकता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कालजयी कृति हस्त लक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कालजयी कृति हस्त लक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है जी? अब एक चीज समझ लो, यहां पे आंसर आ जाएगा कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। कथकली का मतलब क्या होता है, ये देखो, हस्त लक्षण दीपिका एक ग्रंथ है, उसके अंतर्गत आता है, हाथ से जो बनाई गई मुद्राओं से रिलेटेड है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर करिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर दे दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला भी पूछेगा तो CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अब पहला पेपर खत्म हो चुका है आपका, ये दूसरा पेपर चल रहा है। 40 प्रश्न डिस्कस करेंगे टोटल आज के पेपर में, टोटल 40 प्रश्न, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है और कितने प्रश्न आपके राइट हो रहे हैं, आंसर करिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में डैश वर्षों की समय विधि को ध्यान में रखा जाता है। अब राष्ट्रीय आय की गणना तो प्रतिवर्ष होती है, पता है ना, तो 1 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये करंट अफेयर का है तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। 24 नंबर है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में डैश की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया। देखो, जब आपका एग्जाम ये होगा ना 2024 में, तब तक ओलंपिक खेल तो नहीं स्टार्ट हुए होंगे, यानी कि यह प्रश्न दोबारा रिपीट भी हो सकता है कि 2020 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंका था, ठीक है ना, 87.58 मीटर, ये ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न अभी नया बना है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इसमें भी नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल, और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 25 और 26, ये जम्मू और कश्मीर का करंट अफेयर का प्रश्न था उस टाइम, इसको नहीं करेंगे। ये जून 2022 में नियुक्ति से रिलेटेड करंट अफेयर था, ये इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर अब नया आएगा। 27, निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब यह प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या पता अगली बार आपसे कलाकार का नाम पूछ दे कि ये कौन सा नृत्य करते हैं, तब आप सिर खुजाओगे बैठ के कि प्रीवियस ईयर पढ़ लेते तो शायद कवर हो जाता। देखो जी, कला मंडलम वासु पिशारोड्डी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इन्होंने 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार जीता था, ठीक है। आपसे अगली बार पूछेगा ना कला मंडलम वासु पिशारेड्डी कौन सा नृत्य करते हैं, तो ये कथकली से संबंधित हैं, इसका ध्यान रख लीजिएगा आप सभी। 28 नंबर देखिए, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद डैश बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की, बताइए। और कौन से अभिलेख शिलालेख में, एक चीज देख लो, अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन भी 13वें शिलालेख में किया है, और अशोक ने 13वें शिलालेख में यह वर्णन किया है कि उसका जब राज्य अभिषेक हुआ था, राजा बनने के उसने 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था, ठीक है। कलिंग का युद्ध, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, पर कलिंग का युद्ध भी लड़ा था ना। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 BC में हुआ है, अशोक के बीच में
सम्राट अशोक वशिष्ठ कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभम के बीच में, अनंत पद्मनाभम, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? उसकी अवधि भी कमेंट कर दो, कौन सी अवधि की योजना थी। ठीक है, चलिएगा करिएगा जल्दी से, क्या आंसर देंगे? भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। इसकी अवधि थी 2012 से 2017 तक, कंप्लीट नहीं हुई थी। नीति आयोग की स्थापना हो गई थी 1 जनवरी 2015 को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये भी जून 2022 से संबंधित है तो इसको भी छोड़ देते हैं। वह कौन सा पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं? प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, आंसर करिएगा। और मैंने आपको बोला है सभी प्रश्न पढ़े हुए नहीं आएंगे, पर जो प्रश्न पढ़े हुए नहीं हैं ऐसा नहीं है कि आप उनका आंसर नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। आपसे बोला है कि पर्यावरणीय घटक नहीं है। अब मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, ये तो भाई एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है ना। हमारा जनसंख्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा अगर आईक्यू लेवल यूज करोगे ना तो प्रश्न को कर पाओगे। ठीक है, और जो नहीं समझ में आ रहा उसके बाद तो लास्ट ऑप्शन छोड़ना ही है, फिर तो रिस्क लेना नहीं है हमको। ये 32 नंबर 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित करंट अफेयर नहीं डिस्कस करते हैं, है ना। 33 नंबर देखो, 1919 में महात्मा गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का वहन किया था। अगर ये गड़बड़ कर दिया भाई तो फिर काफी पीछे हो आप लोग, फिर तो बहुत पीछे हो जाओगे। गलत मत करिएगा, आंसर पर फोकस करिए, क्या आंसर देंगे। चलो जी जल्दी से जल्दी आंसर करो फटाफट। देखो अब यहां पे 1919 की बात कर रहा है महात्मा गांधी की। एक चीज पता है, 1919 में सिर्फ रॉलेट एक्ट ही आया था जिसे काला कानून कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया करो। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्या है? रॉलेट एक्ट ही 1919 में आया है। कुछ हिंट आपको देता है एग्जामिनर, जो प्रश्न नहीं पढ़ा है कुछ प्रश्नों में हिंट दे देता है, जो समझदार है वो कर लेगा। 34 नंबर, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये तो भैया आसान है ना। अगर इसमें भी बोलोगे कि सर समस्या हो रही है तो फिर गड़बड़ है। जितने भी स्टेडियम है, खेल संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पता होने चाहिए। इनके अध्यक्ष जो मेन है उनके भी पता होने चाहिए। ये पटियाला में है जी, पटियाला पंजाब प्रांत में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये कितनी बार करवा चुके हैं, एसएससी में बहुत बार आया है। इस बार भी कोई ना कोई शिफ्ट में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। आगे चलते हैं 36। ये तो प्रश्न देखो ऐसे ही पूछ लिया बस, इसका पूछने का कोई औचित्य नहीं है, सिंपल प्रश्न है। रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मकता को व्यक्त करने का त्योहार है। 2022 में यह किस महीने में मनाया गया? ये पूछा था रक्षाबंधन कब मनाया गया 2022 में, तो ये अगस्त में आया था, ऑप्शन बी। इसके लिए तो मैं टाइम दूंगा ही नहीं। 37 देखिएगा, डैश खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। कौन रखते हैं? थोक विक्रेता, खरीदार, ग्राहक, विक्रेता। कौन जो है गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जा सके? ये रखते हैं थोक विक्रेता, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका तो 80% बच्चों ने आंसर दिया होगा सही, मुझे पता है। 38 नंबर देखिए, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। एक चीज और, इस हफ्ते के बाद से यानी कि 20 तारीख से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम, एसएससी जीडी की और दिल्ली पुलिस की, इसी चैनल पे। अभी तो रिकॉर्डेड प्रीमियर है, हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर लाइव भी पढ़ने का मन है एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि लाइव स्टार्ट की जाए, तो हम 20 तारीख से लाइव स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो हमारी रिकॉर्डेड चल रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है?
राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि कानून अधिकारी होता है। अब अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 165 के अनुसार महाधिवक्ता का वर्णन है। ठीक है, राज्यपाल जो है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महान्यायवादी क्या होता है? अनुच्छेद 76 वो केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने आज का, क्वेश्चन नंबर 39 है और ये आज का सेकंड लास्ट है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा गिरती है? प्रशांत महासागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी। यह प्रश्न मैंने बहुत बार करवाया है। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों से प्रश्न बनेंगे भाई। अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं? ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बहुत प्रश्न बनते हैं। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है भाई? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंधु नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, इसके अलावा माही नदी हो गया आपका। ठीक है ना, ये बहुत सारी नदियां हैं जो कि आपकी अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, सबसे पहला, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इसके अलावा गोदावरी नदी और अपनी गंगा नदी। यहां पे हम बंगाल की खाड़ी आंसर करेंगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 है आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित नहीं है? रऊफ, फाग, गुग्गा, खोरिया। कौन सा नृत्य हरियाणा में नहीं किया जाता है? इसका आंसर कर दीजिएगा। ये आपके आज के 40 प्रश्नों का सेट था प्रीवियस ईयर का। इसमें हमने 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, हमने जैसा आपको शुरू में बताया है। मुश्किल से इसके अंदर आपके 6 क्वेश्चन जो हैं वो आई थिंक करंट अफेयर्स के आए थे, यानी कि जो 34 क्वेश्चन है ये आपके जीके जीएस के थे। ठीक है, और 90% जो है वो जीके के ही हैं। अब इस 34 में से अगर आपके 22 के लगभग सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। आपको थोड़ी सी और धार देनी है ताकि आप जो है इस 34 में से कम से कम जो है आप 28 से 30 तक पहुंच पाओ। बाकी जीके जो है ये एक तरह से समुद्र है भाई। क्या पता एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए कि आप 20 में से सिर्फ 10 ही कर पाओ, 10 समझ में ही ना आए, ऐसा भी हो सकता है। पर नॉर्मलाइजेशन होगा तो सब इक्वल हो जाता है। ठीक है, आपको बस तैयारी अच्छे से करनी है। यहाँ पर जो रऊफ नृत्य दिया है ना, जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का सेशन। पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमने प्रीवियस ईयर के। बताइएगा सेशन कैसा लगा है। आपका कोई सजेशन है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, कभी भी कमेंट करिएगा, आपके कमेंट के लिए तत्पर रहेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।